अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा का आपकी कनाडा की इमिग्रेशन हो गई है, आपका वर्क परमिट हो गया है या आपका मतलब किसी भी लीगल हैसियत में आप कनाडा आना चाह रहे हैं, इवन आप विज़िट वीज़े पे भी आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप यहाँ पे आके लाइसेंस लें, ड्राइविंग लाइसेंस। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगी, तो यहाँ पे कम्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे अगर आप इमिग्रेशन पे आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल पहले से आने से पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसका उसका तरीक़ा ये है कि देखें, लाइसेंस यहाँ पे वैसे तो ओंटारियो में 12 कैटेगरीज़ हैं लाइसेंस की। वो हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और उसके बाद जी1, जी2, जी। यही हमारे काम के लाइसेंस हैं जिनके मुतालिक हम बात करेंगे और उसके बाद है M1, M2 और M। ये 3 लाइसेंस हैं मोटरसाइकिलों के लिए। तो और बाकी जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ है ये सारे हैवी व्हीकल्स के लाइसेंस हैं, ट्रक वगैरह के। और लेकिन इन लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए भी आपके पास जी लाइसेंस का होना ज़रूरी है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको आने से पहले लाइसेंस की तैयारी इस तरह आप शुरू कर सकते हैं कि अपना toronto.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएँ। वहाँ पे क्योंकि जीवन लाइसेंस जो होता है वो नॉलेज टेस्ट होता है। उसके अंदर 20 सवाल होते हैं साइंस के और 20 सवाल होते हैं रूल्स के। 20 में से 16 सवाल आपको पास करने होते हैं और मल्टीपल आंसर होते हैं। अगर आप अपना toronto.com पे जाएँगे, वहाँ जीवन लाइसेंस के बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं। आप वहाँ उनको उनके वहीं से तैयारी शुरू कर दें। अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में तैयारी शुरू कर दें। यहाँ पे आके विदिन अ वीक जो है आप जो है वहाँ जाके अपना टेस्ट की डेट लें और टेस्ट की डेट तो सेम डे मिल जाती है। उसकी मेरे ख्याल में $16 की फ़ीस है रिटन टेस्ट की। आप वो लें और आप वो अपना फ़ौरन टेस्ट दें तो आपको एक जीवन लाइसेंस मिल जाता है। जीवन लाइसेंस के बाद आप जी2 लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और जीवन लाइसेंस के बाद आपको मेरा मशवरा ये है कि 3 से 4 आपको क्लासेस लेनी चाहिए किसी ड्राइविंग स्कूल में। और उससे ये होगा कि जो आपने साइन का और रूल्स का टेस्ट पास किया है, उसका आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा रोड्स पे। और उसका एक और भी फ़ायदा होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये इनको पता होता है कि कौन से रूट पे टेस्ट होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये आपको उस रूट पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करवा देते हैं। 3-4 दफ़ा आपको ले जाते हैं। मतलब एक तरह से वो पेपर आउट कर देते हैं कि भाई यहाँ पे आएँगे, इस इधर से लेफ्ट लेंगे, यहाँ से 3 पॉइंट टर्निंग करवाएँगे, यहाँ पैरेलल पार्किंग करवाएँगे। वो आपको सारा सब कुछ 3-4 दफ़ा उस रूट पे अच्छी तरह लेके चले जाते हैं। तो आप जी2 लाइसेंस के लिए 3 से 4 क्लासेस लेंगे, $40 मेरे ख्याल में उसकी फ़ीस होती है आजकल। पहले 30 हुआ करती थी, अब 40 हो गई है, 45 हो गई है, आई डोंट नो। तो ये आप क्लासेस लें जी2 लाइसेंस की और उसके बाद आप जी2 लाइसेंस होता है, रोड टेस्ट होता है। उसमें आप जाते हैं, इंस्ट्रक्टर आपके बराबर में बैठा होता है। इंस्ट्रक्टर का जो भी मतलब ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा आता है, वो कुछ नहीं करता, आपके साथ बैठता है, वो आपको चलता है, कहता है चले अब आप। वो आपको बताता रहेगा कि यहाँ से आप लेफ्ट टर्न ले लें, यहाँ से राइट टर्न ले लें। बड़ा प्रेशर होता है, वो खामोशी से नोट डाउन कर रहा होता है, उसके हाथ में एक आईपैड होता है। अगर तो आपने कोई मेजर मिस्टेक कर दी, जैसे आपने रेड सिग्नल पे आप चले गए आगे, या आपने कर्ब को हिट कर दिया, या कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है, आपने गाड़ी को रोका नहीं, तो ये कुछ मेजर मिस्टेक हैं, तो आपका टेस्ट समझे वहीं पे आप फेल हो चुके हैं। लेकिन वैसे वो बहुत खामोशी से नोट डाउन कर रहा होता है और उसके बाद वो आपको बताता है। टेस्ट के जब एंड हो जाता है, वापस घूम के जब आप पार कर देते हैं, तो वो आपको बताता है कि आप पास हैं या फेल हैं। पास हैं तो वो आप जाके वहाँ से अपना उनसे एक रिपोर्ट ले लेते हैं और बस आप जो है फिर सर्विस ओंटारियो में जाके आप उसको अपग्रेड करवा लेते हैं। जी2 लाइसेंस लेने के 1 साल के बाद, 12 महीने, 1 साल के बाद आप जी लाइसेंस कंप्लीट लाइसेंस होता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जी2 और जी लाइसेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जी2 लाइसेंस पे भी आप यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन द कनाडा। आप हाईवे भी चला सकते हैं, आप अलोन चला सकते हैं, आप पैसेंजर के साथ चला सकते हैं, कोई वो फ़र्क नहीं है। कुछ आप कमर्शियल काम नहीं कर सकते। जैसे अगर आप फूड डिलीवरी करना चाह रहे हैं या उबर चलाना चाह रहे हैं, लिफ्ट चलाना चाह रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास कंप्लीट लाइसेंस होना चाहिए, जी लाइसेंस।
और बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी, अगर वो उनको लाइसेंस चाहिए होता है तो वो मेंशन करते हैं कि जी लाइसेंस चाहिए होता है। तो इसलिए जी लाइसेंस लेना भी ज़रूरी है। तो उसके 1 साल के बाद आप जो है अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आपके पास G1 लाइसेंस है तो आप जी लाइसेंस वाले के साथ बैठ के गाड़ी चला सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आप ड्राइविंग स्कूल ही जाए और वहीं उन्हीं के साथ गाड़ी चलाएं। नहीं, अगर मेरे पास जी लाइसेंस है तो आप मेरे साथ बैठ के गाड़ी चला सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप G2 लाइसेंस वाले के साथ नहीं चला सकते और अकेले नहीं चला सकते, ये बात जहन में रखिएगा आप। तो मतलब आप, जैसे मेरी वाइफ ने लिया था G1 लाइसेंस, उसने मेरे साथ प्रैक्टिस करती ही रही और उसके बाद 3-4 क्लासेस उसने ड्राइविंग स्कूल्स में जाके ली और उसने अप्लाई कर दिया था। तो जी लाइसेंस और मतलब 1 साल के बाद जब आप जी लाइसेंस लेते हैं तो उसके, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। एक तरीका है जो कि आप इंडिया से जब आते हैं आप, या पाकिस्तान से आते हैं आप, एक तरीका है कि आप G2 लाइसेंस को स्किप कर सकते हैं। G1 लाइसेंस तो लेना ही लेना है, क्योंकि वो तो वो नॉलेज टेस्ट है, वो तो आपको करना ही है। मैं जब पाकिस्तान से आया था तो मैं लाइसेंस ऑफिस गया, मैंने वहाँ से अपनी एक, अब जो भी मेरे लाइसेंस जितना पुराना था उसकी हिस्ट्री थी, उसकी एक रिपोर्ट निकलवाई, वो लेके मैं यहाँ पे आया। जब मैंने यहाँ लैंड किया उसके बाद मैं पाकिस्तान एम्बेसी गया और वहाँ से मैंने उसको अटेस्ट करवाया। अटेस्ट करवाने के बाद मैं जब वहाँ पे पहुँचा लाइसेंस ऑफिस, तो मैंने उनको वो अटेस्टेशन दिखाई। तो उसके ऊपर वो आपको एक चांस देते हैं जिसपे आप डायरेक्ट जी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस एक चांस में आपने निकाल लिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको G2 लाइसेंस के लिए दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले बारी में ही निकल गया था, तो मुझे G2 लाइसेंस नहीं लेना पड़ा, मैंने डायरेक्ट जी लाइसेंस लिया था। और ये एक तरीका है जिससे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जब आप आते हैं तो अगर आपकी वाइफ गाड़ी नहीं चला रही, आपके बच्चे छोटे हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आप बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो ग्रॉसरी करनी है, छोटे छोटे काम करने हैं, उसने आपको फ़ोन करना है, भाई मुझे ये ला दो, सर्दी इतनी ज़्यादा है, वो खुद तो बाहर जा नहीं सकती, तो बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ले जाना है, वो भी आपको करना है। अगर यहाँ पे होता है कि अगर आपका बच्चा स्कूल में और उसके 1.5 किलोमीटर के रेडियस से बाहर आपका घर है, तो वो आपको स्कूल बस देते हैं, अदरवाइज वो नहीं देते। तो अगर आपका घर करीब है स्कूल से तो आपको बच्चों को भी छोड़ना होगा। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपके घर में आपकी वाइफ को भी गाड़ी चलाना आना चाहिए। मेरी वाइफ ने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आपकी वाइफ गाड़ी नहीं चला रही तो एक तरह से ये प्लस पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि देखें, जब वो लोग यहाँ पे आके गाड़ी चलाना सीखती हैं तो उनको वो यहीं के सारे रूल्स होते हैं, यहीं का, तो उनको वो बड़ी आसानी से सीख लेती हैं। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था कि मैं पाकिस्तान से चलाता हुआ आ रहा था, वहाँ राइट हैंड ड्राइव है, यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो मुझे एक तरह से मुझे अपने माइंड से इरेज करने में टाइम लगा था। शुरू में मैं गलती कर दिया करता था कि भाई, क्योंकि एक अरसे से आप वहाँ चला रहे हैं, और जब मेरी वाइफ ने चलाना सीख के उसका पीछे उसके माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। पाकिस्तान में उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, उसने बड़े आराम से यहाँ पे पहली दफ़ा में उसने G2 लाइसेंस ले लिया था और 1 साल बाद उसने जी लाइसेंस भी ले लिया था। तो इसलिए कि अगर आपको नहीं है तो आप कोई परेशान ना हो, लेकिन यहाँ पे लाके ज़रूर अपनी वाइफ को लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाएं। G1 लाइसेंस का पहले से टेस्ट दिलवा लें, उसके बाद G2 और उसके बाद जी लाइसेंस। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है। आप लोग भी अगर आ रहे हों तो इसकी तैयारी ज़रूर करके आइएगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।